थोड़ा सा आवाज़ मेंटेन रखिएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि इसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि पता नहीं पसी भाई क्या पता चला वो पूछ दिया तो डॉक्टर वी अनंत है नागेश्वरम, डॉक्टर ए एन, डॉक्टर वी ए नागेश्वरम। इन्होंने जो है ना इसको मतलब जो है ना पास किया है कि इसको इकोनॉमिक सर्वे को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बेसिकली तो ये है कि ग्रोथ रेट तो पता है आपको, कभी जो है ना स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, तो इस बार भी नहीं है। पहली बात ये चीज़ जाना, ट्रेंड ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ कि जो फिजिकल डिफिसिट है ना इंडिया का, मतलब इंडिया जो फिजिकल डिफिसिट का जो टारगेट रखा है ना इस बार वो 4.4% रखा है। हालांकि यूपीएससी नहीं पूछता, फिर भी पता नहीं क्या भरोसा हुआ यूपीएससी का। तो मतलब कि 2025 में 4.8% था, इस बार उसने रिड्यूस किया। तो यूपीएससी ये पूछ सकता है कि इन इकोनॉमिक सर्वे 2026 से इंडिया हैज इंक्रीज इस फिजिकल डेफिसिट टारगेट, नहीं डिक्रीज किया है। मतलब को ये रखना है ट्रेंड है कि डिक्रीज किया है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते क्या यहाँ पे है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे ये है ना, ये है कि आपको पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है ना, है ना एस एन पी जो है ना, उन्होंने इंडिया के स्टेटस को जो है ना अपग्रेड कर दिया है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है और चांस की प्रसी से क्वेश्चन पूछेगा। पहले इंडिया का था BBB में था, अब इंडिया पहुंच गया है BBB+ में। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर फिल्म्स के लिए। रीजन क्या हो सकता है यूपीएससी ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट कैन बी द रीजन, चूँकि डिपॉजिट को कम किया इंडिया ने। दूसरा टैक्स शेयर इंडिया का बढ़ा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या इनका टैक्स बेस भी बढ़ गया है और रेवेन्यू रिसीट भी इंडिया का बढ़ा है पैसे कर लिए। तो ये 2-3 चीज़ है जिसके कारण जो है ना उन्होंने इंडिया को प्लस वाला दिया है स्टेटस, मतलब न्यूट्रल भी से प्लस भी कर दिया है। ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपको पता है कि जीएसटी में जो है ना मेजर चेंज हुआ है कि जो मल्टीपल स्लैब्स थे उसको 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया है, 5% एंड 18% है। बताइए इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो सबको पता है भाई क्या फ़ायदा होगा। इससे क्या है ना कि हमारा जो है ना कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी लोगों के पास, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जो है ना इससे काम होगा पैसे के लिए। हाँ, एक टर्म यूज किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बताइए क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी मतलब कि जब हम लोग जो रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा देते हैं। नहीं, हाँ, रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोग ज्यादा लगा रहे ड्यूटी और फिनिश गुड्स के ऊपर कम लगा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ यूपीएससी पूछ सकता है बेसिकली। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ किया है टर्म, तो इसलिए यूपीएससी पूछ सकता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है एक चीज़, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑल अंदर फैक्ट है, अभी आगे तो अब आएगा। फिर एफडीआई जो है ना इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये इसलिए यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज 100% एफडीआई? फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेकंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड थर्ड पेंशन सेक्टर। चलिए बताइए कौन कौन सही है 100% एफडीआई? इंश्योरेंस, प्राइवेट बैंक और तीसरा क्या ऑप्शन दिया आपने? पेंशन सेक्टर, प्राइवेट बैंक में 100% एफडीआई अलाउ किया है, नहीं करना। पेंशन सेक्टर में 2 है इसका, पेंशन सेक्टर और एफडीआई। देखिए जानते क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है ना एफडीआई जो है ना 74% अलाउड है गवर्नमेंट रूट से है, और ऑटोमेटिक रूट से 49% है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 100% नहीं है। दूसरी चीज़ पेंशन में जो है ना पहले 49% था ऑटोमेटिक रूट से है, और उसको गवर्नमेंट ने 100% कर दिया है, पर ये अभी जो है ना लागू नहीं हुआ है। तो अब क्या है ना कि यूपीएससी इसको पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं है, मतलब वहाँ से आदेश आ गया, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैं अभी गूगल में चेक किया था, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो यूपीएससी पता नहीं इसको कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा इस प्रीलिम्स में, पता नहीं है। ध्यान रखिएगा कि 49% पहले था ऑटोमेटिक रूट से, उसको 100% की बात कही गई है, और इंश्योरेंस में तो कर दिया है 100%।
तो है ना कि नहीं, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ द फॉलोइंग सेक्टर है 100% एफडीआई, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में जो 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 किया है 100% एफडीआई, वो ऑटोमेटिक रूट से किया है। इसका मतलब क्या है कि इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब हाँ, तो पैसे ऐसा ऐसा मानेगा स्टेटमेंट कि 100% एफडीआई किया है थ्रू गवर्नमेंट रूट, नहीं ऑटोमेटिक रूट से। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपको पता है कि शांति एक्ट आया है न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, उसने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। इस बार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। इस बार के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियर सेक्टर वाला, ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पे वेपन है, इससे कुछ पक्का पूछेगा यूपीएससी। और दूसरा जो चीज़ की ये जो शांति बिल से क्वेश्चन, ये पक्का क्वेश्चन पूछे, इस बार पूछेगा। बहुत पोटेंशियल का ये वाला टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, हाई न्यूज़ में चल रहा है इस समय। और बहुत बड़े स्टेप है जो इंडिया ने लिया है कि न्यूक्लियर वेपन को जो मतलब न्यूक्लियर सेक्टर को जो है ना प्राइवेटाइज करना है। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन यूपीएससी आना तय है। तो पहली बात तो आप ये, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन आप डिटेल में बाद में पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको ये बता देता हूँ बेसिकली कि देखिए क्या है ना कि इंडिया के 3 मेजर मतलब 3 स्टेज है बेसिकली। देखिए प्रॉब्लम जानते हैं नहीं क्या है, प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडिया के पास जो है ना थोरियम ज़्यादा है, और यूरेनियम जो है ना 0.7% के आसपास है, रफली स्पीकिंग। अब क्या है कि हमको अगर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करना है या फिर न्यूक्लियर जो भी करना है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो सब क्या है कि हमको यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास जो यूरेनियम 235 है ना, वो हमारे पास बहुत ही कम है, जो कि फिजाइल यही है, और हमारा काम फिजाइल से ही होता है। क्योंकि जो यूरेनियम 238 है ना और 235 ये फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है, और हमारा काम फिजाइल से होता है। तो धर्म रूप से ये भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूरेनियम है फिजाइल, ओनली 235 बर फिजाइल है। तो अब क्या है ना कि हम तो जो जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा, तो उन्होंने 3 स्टेज दिया था बेसिकली। फर्स्ट स्टेज है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये क्या है भाई, इसमें 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 3 चीज़ है। एक फ्यूल, इसमें फ्यूल क्या यूज़ करेंगे, यूरेनियम का ही, वही 238 और 235 दोनों का, जो थोड़ा बहुत तो है हमारे पास। तो 238 और 235 दोनों का यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल। फिर मॉडरेटर क्या यूज़ करेंगे, हैवी वाटर। क्यों, ताकि कंट्रोल और उसको सस्टेन कर सके, इसलिए हम करेंगे डीटीओ का यूज़। हाँ पूछ सकता है कि इन फर्स्ट स्टेज मॉडरेटर क्या है, हैवी वाटर। फिर इसमें आउटपुट क्या निकलेगा, एनर्जी प्लस प्लूटोनियम 239। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं सेकंड। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, प्लूटोनियम आ गया 239। अब चलते हैं सेकंड, जिसको फर्स्ट अभी इंडिया फर्स्ट स्टेज अभी कंप्लीट किया इसी साल, सेकंड स्टेज में अब जाके इंटर किया है, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। फास्ट वाटर रिएक्टर, अब ये क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है फास्ट वाटर। इसमें अंतर कैसे, फ्यूल हम यूज़ करेंगे क्या, जो उससे निकला है प्लूटोनियम 239 यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल इसमें। लीजिए चलिए, मॉडरेटर इसमें यूज नहीं था, मॉडरेटर इसमें यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले में किया, तीसरे वाले में यूज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें कूलेंट यूज करेंगे, क्या, लिक्विड सोडियम को। तो बस ये पूछ सकता है हाँ कि ताकि हीट बहुत ज़्यादा है भाई ना, तो हीट को कंट्रोल करने के लिए हम कूलेंट यूज करेंगे। आउटपुट क्या निकलेगा, प्लूटोनियम एंड प्लस यूरेनियम 233, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि सेकंड स्टेज में आउटपुट क्या है, 233, लेकिन हमारे काम का ये भी नहीं है अभी। अब चलते हैं थर्ड स्टेज में, ये है थोरियम रिएक्टर। इसमें फ्यूल क्या यूज करेंगे, वही जो निकला है सेकंड से, यूरेनियम 233 प्लस प्लूटोनियम प्लस थोरियम भी। अब जो निकलेगा ना वो निकलेगा प्योर यूरेनियम, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आएगा बेसिकली। तो ये जो है 3 स्टेज हैं, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड स्टेज है उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी स्टेज। हाँ, सेकंड स्टेज को क्रिटिकलिटी स्टेज भी बोलते हैं। अच्छा, ये शांति एक्ट की बात मैं कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए शांति एक्ट में क्या है ना कि यहाँ 2 मेजर चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंज बताइए, एक तो ठीक है प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट कर दिया है, सेकंड चेंज क्या किया है, जो सप्लायर रहते थे पहले यूरेनियम के, उनके ऊपर से लायबिलिटी थी कि पहले कभी न्यूक्लियर रिएक्टर कोई हादसा सप्लायर नहीं, ऑपरेटर। देखिए पहले क्या है ना कि हमारे पास 2 एक्ट था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और एक था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 था ना, इसमें ये था कि केवल मोनोपोली गवर्नमेंट की होगी, उसको हटाया तो हो गया लिबरलाइज्ड।
अब सेकंड जो है ना सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 है। इसके अंदर ये था कि जो ऑपरेट करेगा ना पूरी जिम्मेदारी उसी के पास जाएगी, गलती किसी की भी हो जिम्मेदारी वही उठाएगा। तो भाई क्या है कि दिक्कत है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई कि जिम्मेदारी एक लोग के पास है, तो इसको हटा दिया है। तो अब तो हटा तो लाया क्या है, ये लाया है कि अब जो लाइबिलिटी है ना ये होगी टीयर स्ट्रक्चर में, मतलब कि डिवाइड होगी सप्लायर पे, ऑपरेटर पे और मैनेजर पे, सब पे डिवाइड होगी। तो ध्यान कर ये दो मेजर चेंज किया है। और थर्ड मेजर चेंज है तो क्या है, रेगुलेटर, एक अलग से बॉडी बना दिया गवर्नमेंट ने, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड। तो ये बॉडी के बारे में यूपीएससी इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछेगा। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है ना, पहले बता ये स्टेटरी बॉडी है पहली बात। इसका एक चेयरपर्सन होगा और एक होल टाइम मेंबर होगा और 7 पार्ट टाइम मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, बोल देगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ध्यान रखिएगा जो बॉडी बोर्ड टाइप की होती है ना, बोर्ड, तो उसका अपॉइंट जनरली प्रेसिडेंट नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसको अपॉइंट जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। हाँ, फिर इसी से रिलेटेड जो है ना, इसी से रिलेटेड जानते क्या है, एक और है बेसिकली एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल। ये क्या करेगा, ये जानते क्या करेगा, ये बनाया जाएगा जानते अपील करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम नहीं सहमत है आपके डिसीजन से, तो फिर अपील आप यहाँ पे कर सकते हैं। द बिल इस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर ARB। मान ले ARB ने कोई दिया डिसीजन कि ये गलती इस आदमी की है, हम नहीं सहमत हैं, तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हम यहाँ जाएंगे एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल में, इसी के अंदर बनाया गया है। इसका चेयरपर्सन जानते कौन होगा, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरपर्सन होगा। हालांकि बहुत कैच है यहाँ पे, वेरी कैच है। अब इसके अगर मान लीजिए हम फिर नहीं सहमत हैं इसके खिलाफ भी, तब कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया गया है अलग से। तो ये देखिए ये मैकेनिज्म है। अब देखिए मैंने एक बॉडी का नाम लिया यहाँ पे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से। ये क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जानते हैं क्या है, इसका चेयरमैन कौन होगा बताइए? फंस गए ना, ये लो, किसी भी कमीशन का चेयरमैन जनरली मिनिस्टर नहीं होता है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ आज। जिस बॉडी में अथॉरिटी लिखा रहेगा ना, अथॉरिटी, उस बॉडी का हेड वगैरह जो है ना मिनिस्टर होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन PM, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, इकाडी कौन सी थी जो बनाई गई थी अथॉरिटी के नाम से, उसका भी चेयरमैन कौन था, मिनिस्टर ही था बेसिकली। लेकिन जिस बॉडी के लास्ट में कमीशंस रहेगा ना, कमीशंस, तो उस बॉडी का चेयरमैन जटिल जानते क्या है, लीगल एक्सपर्ट या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ना, इसका चेयरमैन जो है ना रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, टिपिकली स्पीकिंग रिटायर्ड IAS होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बात ये उठता है कि इसका चेयरपर्सन कौन होगा। इसका चेयरपर्सन क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो अब आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सारी इतनी सारी बॉडी है भाई, कन्फ्यूजन हो गया। मैं बताता हूँ, देखिए क्या है कि जो एटॉमिक एनर्जी है ना, ये क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली बॉडी है। जब एटॉमिक एनर्जी से कोई डिसीजन ले रहा है प्राइम मिनिस्टर ना, तो उसमें जो है ना लोकपाल भी प्राइम मिनिस्टर की जांच नहीं कर सकता। इसीलिए लोकपाल की एक्ट में लिखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस सेक्टर में कोई डिसीजन ले रहा है, उसमें लोकपाल की तारीफ में नहीं आएगा। तो एटॉमिक एनर्जी का जो बाप है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए कोई मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई है। एटॉमिक एनर्जी को हैंडल करने के लिए कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं इंडिया में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जिसका हेड खुद PM होता है, लेड बाय PMO। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, पूरा एटॉमिक एनर्जी का बाप है और पूरा इम्प्लीमेंट करता है ये। तो फिर कानून कौन बनाएगा, जब इम्प्लीमेंट करेगा तो उसी के लिए बनाया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ध्यान रखिएगा, आप ये समझ लीजिए कि एटॉमिक एनर्जी का लेजिस्लेशन क्या है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एग्जीक्यूटिव क्या है,
डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका हेड पीएम होता है। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरपर्सन कौन होगा? पीएमओ का एक सेक्रेटरी होगा, सॉरी पीएमओ को नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कई सारे सेक्रेटरी होते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा जो होगा सीनियर सेक्रेटरी जो है ना, वो इसका बनेगा चेयरपर्सन किसका? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। बेसिकली वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है जनरली। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर मैंने एक बार आपको अभी नहीं बताया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब भाई जो चीज़ ला बनाएगा वही चीज़ रेगुलेट करेगा, तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जैसे देखिए इंडिया में क्या है, लेजिस्लेचर है, ला बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी उसको रेगुलेट या फिर जांच करता है। तो वही है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन लॉ बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इम्प्लीमेंट करता है उसको, और एटॉमिक ऑफ एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड उसको रेगुलेट करेगा। हाँ, और एटॉमिक ऑफ एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा? अभी मैंने आपको बताया कौन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है। और इसी के खिलाफ जो अपील है ना, आप कर सकते हैं कहाँ पे? एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल में। और इसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं यहाँ फर्दर, कहाँ? यहाँ बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अपील पे अपील कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, और जो एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल है ना, इसका चेयरपर्सन जो है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरपर्सन होगा। मतलब कि वही ब्यूरोक्रेट हो गए, समझ लीजिए आप, ब्यूरोक्रेट है। तो ये जो है ना, सब में डिफरेंस है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जनरली क्या होता है ना, कि मिनिस्टर लोग क्या है ना पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपोजिट चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, जबकि इसको होना चाहिए क्या? पॉलिसी बॉडी। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैच यूपीएससी फंसाएगा, पक्का इसको फंसाएगा इस बार, बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है ये। हाँ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है? एक इसमें हुए क्या? ब्यूरोक्रेट है, लेकिन ये यहाँ पे ला बनाने वाली बॉडी बन गई है। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा ही ध्यान रखिएगा एग्जाम में, तो यहाँ से थोड़ा सा कैच हो सकता है। क्या समझ में नहीं है आपको? एटॉमिक एनर्जी कमीशन बता तो कि ये जो है ना पॉलिसी को बनाएगा, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है वो रेगुलेटरी बॉडी है, यानी वो है बेसिकली जुडिशरी काम करता है। बस हो गया, यही तो है जी। क्या समझ नहीं है आपको? अरे आप ये समझ लीजिए कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ब्रेन है, ब्रेन एटॉमिक एनर्जी का। बॉडी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये वॉच डॉग क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये समझ लीजिए। हाँ, ब्रेन, बॉडी एंड वॉच डॉग। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन मतलब कि जो बनाएगा कानून, इम्प्लीमेंट करेगा, जो वो डिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। और वॉच डॉग क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। बस ये ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें कि सब रिपोर्ट किसको करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। मतलब कि जो भी होगा ना रिपोर्ट वगैरह किसको देंगे? जैसे वहाँ पे देते हैं रिपोर्ट पार्लियामेंट को, यहाँ पे रिपोर्ट किसको देंगे? DOAE को, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को, क्योंकि उसका हेड PM है ना, तो उसी को देना पड़ेगा। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये सब करंट अफेयर में था बेसिकली। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? इकोनॉमिक सर्वे था, मैं कहाँ चला गया? चलिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पोटेंशियल एरिया है इस बार प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर है, हाँ, फिर अगर बात करें कुछ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, तो देखिए क्या है कि अभी मॉस्पी ने बोला है कि जो रियल GDP ग्रोथ इंडिया का रहेगा ना, वो 7.4% रहे बेसिकली। हाँ, और जो अच्छी बात है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। और क्यों बढ़ा है? डोमेस्टिक डिमांड के थ्रू, फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है ये? अब जो आप खाते पीते हैं वही है। तो इसका जानते GDP में कितना शेयर है? 61% है।
सबसे ज़्यादा शेयर है, ये भी ध्यान रखिएगा, वैसे पूछ सकता है। फिर अनक्टाड की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन CTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये इकोनॉमिक सर्वे मेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2025 है। इसके थ्रू ये बताया गया है कि इंडिया में FDI जो है ना 11% से घट गया है, और जबकि USA में 20% से बढ़ गया है। तो बस ये ट्रेंड पूछ सकता है, हाँ, या फिर ये पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, तो अनक्टाड ने किया है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये भी क्या रखिएगा। हाँ, और एक ये भी इसमें फाइंडिंग किया गया है कि इंडिया जो है ना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहा है लगातार 4 साल में। मतलब ग्रो करने में इंडिया मतलब पीछे नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। फिर इसके बाद इसमें एक चीज़ ये पूछ सकता है, शेयर ऑफ नॉमिनल GDP। तो एग्रीकल्चर का शेयर कितना है इस समय, 15% केवल GDP में, इंडस्ट्री का 24%। ध्यान रखिएगा सर्विस सेक्टर 50% से ज़्यादा हो गया है। हाँ, पिछली बार 49 था, इस बार 51 है। तो बस ऐसा बनाया गया स्टेटमेंट है कि द कंट्रीब्यूशन टू GDP ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज़ क्रॉस 50%। तो लोगों को लगेगा नहीं यार क्रॉस तो नहीं करना चाहिए, नहीं क्रॉस कर दिया है। पिछली बार 49 था, इस बार 51। तो पहली बार सर्विस सेक्टर जो है ना इंडियन हिस्ट्री में 50% क्रॉस किया है सर्विस GDP में कंट्रीब्यूशन करते। पक्के सर्विस यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वही ट्रेंड जरूरी है, हमको मेला थोड़ी लगाना है, हमको बस ट्रेंड देखना है। फिर ये है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है इसमें, नेशनल जो है ना नेशनल स्टेटिस्टिकल सिस्टम जो है ना इसको स्ट्रॉन्ग करने की बात कही गई है इसमें, कि जो हमारा ये जो है ना जो हम जनगणना करते हैं या फिर जो डाटा निकालते हैं उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है डिजिटल के थ्रू। तो ये तो मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है प्रीलिम्स के लिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, बताइए। ये टर्म यूज़ किया है फोरम इकोनॉमिक सर्वे ने। हेडलाइन में ओवरऑल इन्फ्लेशन रहता है, कोर में फूड और फ्यूल को माइनस करके जो निकलता है कोर इन्फ्लेशन। अच्छा, तो ये बताइए कि इंडिया में क्या क्या बढ़ा है, कोर इन्फ्लेशन की हेडलाइन इन्फ्लेशन? कोर और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा है क्योंकि फ्यूल और फूड दोनों के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए। कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है, कोर। फूड एंड फ्यूल तो कम हुआ है जी इस बार। हाँ, तारंग कोर इन्फ्लेशन इस बार बड़ा है 3.4% से 4%। तो परसेंटेज जरूरी नहीं है, पट्टन जरूरी है। पिछले ऐसे पूछ देगा कि एज कम्पेयर टू हेडलाइन इन्फ्लेशन वो घटा है, नहीं बढ़ा है। क्यों बढ़ा, जानते क्यों? प्रीसियस मेटल प्राइस की दाम बढ़े हैं इसलिए। तो बस ये भी पूछ सकता है व्हाई, बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन द प्राइस ऑफ प्रीसियस मेटल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो बस एक लाइन ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि बेसिकली ये एक्सपोर्ट में थोड़ा पूछ सकते हो UPSC कि क्या, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ठीक है। इम्पोर्ट ठीक है यार, इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए छोड़िए इसको। हाँ, फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है वैसे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ना, एक दो फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि देखिए क्या है ना कि इंडिया जो है ना सब्सिडी में पैसा खर्चा कम करने की बात कही है इस बार। और जो है सब्सिडी जो है ना लगातार जो है ना इंडिया जो है ना डिक्रीज करने की बात कर रहा है, जो किसी क्या है ना कि हमारा जो है ना फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वैसे ये सब ये नहीं बढ़ाने की बात की, नहीं घटाने की बात कही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट जो है ना सेंट्रल स्टेट का कितना है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। फिजिकल डेफिसिट पे बोल रहा हूँ मैं, डेट तो GDP से थोड़ी पूछ रहा हूँ। 3.2% है कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट इंडिया का इस समय। और स्टेट का डेट टू GDP रेशियो कितना है? 28% है स्टेट का डेट टू GDP रेशियो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेसिकली। और इकोनॉमिक सर्वे ने क्या है ना कि एक 3 फार्मूला दिया है, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए। फर्स्ट ये बेसिकली डेवलपिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, सेकंड है लो एंड स्टेबल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और थर्ड है
रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेच्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो वैसे पूछ सकता है कि द फॉलोइंग इंक्लूड्स द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि सेंटर का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 56% है इस बार, और सेंटर स्टेट दोनों को मिला के 80% हो गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डेट का शेयर बेसिकली, मतलब कि जो ये बताइए टोटल डेट में ज़्यादा डेट किसका है, इंटरनल के एक्सटर्नल, इंडिया का है? मगर इंटरनल ज़्यादा है। इंटरनल ज़्यादा है, हाँ 97%। तो मतलब यूपीएससी ऐसा बनाता है स्टेटमेंट कि इंडिया हैज मोर देन 95% इंटरनल डेट, तो सही स्टेटमेंट है। आपको लगेगा कि नहीं स्ट्रीम है, सही है, 97% इंटरनल डेट है इंडिया का, मतलब जो भी टोटल डेट है, मतलब 100 रुपये में 97 रुपीज़ इंडिया ने अंदर से ही पैसा लिया है, तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। दूसरी चीज़, अगर मतलब यूपीएससी ऐसा बनाता है स्टेटमेंट कि इफ़ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है ना, अगर मतलब कोई डिसरप्शन आ गया तो इंडिया के ट्रेड पे या फिर इंडिया के ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ड्यू टू हैविली डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल डेट। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया जो है ना हैविली इंटरनल पे डिपेंडेंट है। तो फिर यूपीएससी ऐसे वो जब फंसाता है घुमा के, वो पूछेगा वही, पर ऐसा करके पूछेगा, ऐसा करके घुमा के, ध्यान रखिएगा। ये है दूसरा चीज़ कि आपको पता है भाई कि जो 3% एक्सटर्नल डेट है इंडिया का, उसमें से जो है ना सबसे ज़्यादा कौन से करेंसी में है? डॉलर में है, फिर इसके बाद रुपी में है। हाँ, मतलब मोर देन 50% जो है ना डॉलर में, ध्यान रखिएगा, ये भी जरूरी है। और सबसे ज़्यादा किसका शेयर है एक्सटर्नल डेट में, प्राइवेट की पब्लिक का? ये लो, प्राइवेट का है। हाँ, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? अरे शॉर्ट टर्म के लिए कैसे लेगा इंडिया यार, पागल है क्या? लॉन्ग टर्म है। 80% एक्सटर्नल डेट इंडिया का लॉन्ग टर्म है। और यहाँ तक कि इंटरनल डेट भी ना लॉन्ग टर्म ही ज़्यादा है, ये भी जानना चाहिए, ट्रेंड इम्पोर्टेंट है। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में दोनों में, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में लॉन्ग टर्म वाला ही ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म कम ही है इंडिया का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये कुछ देखिए चीज़ें हैं जो है मैंने को बताया है, अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बेसिकली, जो भी बचा हुआ है अभी अगले वाले चैप्टर।